हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, लास्ट क्लासेज में हम आरबीसी के बारे में डिस्कस कर चुके हूँ। 4 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग में आपको दिख जाएंगे, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है ना, तो उसको कहते क्या है, सिंपल उसका टर्मिनोलॉजी उसके लिए सिंपल है, उसको कहते हैं हम हीमोपोइसिस। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है हीमोपोइसिस। ठीक है, अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड में कहना चाहूँ तो हीम का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखते हैं। हीम का मतलब होता है आपका ब्लड। ठीक है, एंड देन पोइसिस का मतलब होता है, पोइसिस का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन किसका, ब्लड सेल्स का एक प्रोसेस। तो मतलब कैसी, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। किसका, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन किसका पढ़ेंगे हम, ऑफ ब्लड सेल्स। अभी डेफिनेशन को समझो आप। देखो वर्ड है हीमोपोइसिस, मतलब कि ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। हीम का वर्ड जहाँ भी आ जाए ब्लड के बारे में समझना। पोइसिस का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब हम ब्लड सेल्स मतलब हम कंपोजिशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कंपोजिशन में आता है सेल्स एंड प्लाज्मा। सेल्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 3 टाइप की सेल्स पढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे किसके इस बारे में स्टडी कर रहे हैं, मैच्योरेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। फिर हमारा आज का टॉपिक क्या है, इरिथ्रोपोइसिस, या फिर कह सकते हैं हीमोपोइसिस। कैसे कह सकते हैं अभी समझाऊंगा। इरिथ्रोपोइसिस, अब आपको पता होता है आरबीसी का दूसरा नाम क्या कहलाता है आपका, इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होना क्या कहलाएगा आपका, इरिथ्रोपोइसिस। इट इज ए प्रोसेस इन विच ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी विच इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। अब उसको हम देखो, इस वर्ड को हम दूसरा नाम देते हैं इरिथ्रोपोइसिस। वो क्यों देते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, आरबीसी आपकी 44% होती है, जबकि ये दोनों सेल आपकी 1% होती है। मतलब वेटेज किसका ज़्यादा है, यहाँ पे आपकी आरबीसी का वेटेज ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको नाम दे सकते हैं क्या, इरिथ्रोपोइसिस। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ठीक है गाइस, तो इरिथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस की डेफिनेशन सिंपल सी है, आपको समझ आया होगा। तो इस लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखो एक तो ओरिजिन, दूसरा डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन किसका, आरबीसी का। ये 3 हेडिंग होंगी हमारी। ओके गाइस, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि ये कहाँ पे होता है हमारा इरिथ्रोपोइसिस, वो कौन सी साइट है जहाँ पे ये सब प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक बात समझ में आ गया तो आपके ये बहुत काम आएंगे डिजीज पोर्शन के अंदर, जैसे मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है तो वो कैसे क्या देखने को मिलती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, साइट ऑफ हीमोपोइसिस लिख लेते हैं, क्योंकि सारी सेल्स के बारे में आ जाएगा इसमें। ठीक है, सेम बात है, साइट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब तो देखो साइट मतलब कि आपने बोन मैरो का नाम सुना होगा। ठीक है गाइस, बोन मैरो जो आपका कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो। ठीक है ना, तो साइट कौन सी आपकी, बोन मैरो, ये आपकी साइट है। ठीक है गाइस, बोन मैरो के अंदर क्या होती है, कुछ प्रिमिटिव सेल्स देखने को मिलती है। हमारी प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, लिखते रहना आप साथ में। इन प्रिमिटिव सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स।
एंड स्टेम सेल्स, कौन सी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये टर्म पूछ चुका है एग्जाम के अंदर कि कौन सी स्टेम सेल्स होती है जो आपकी ब्लड सेल्स को ओरिजिन करती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ओके, सो मैंने क्या बोला, आपके बोन मैरो के अंदर कुछ ऐसे प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। वो स्टेम सेल्स का नाम क्या कहलाता है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है आपका। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो आपकी, अब अकॉर्डिंग टू जैसे साइट की बात की तो बोन मैरो के अंदर होती है, लेकिन आपका मैं देखूँ सबसे पहले हमारा जो लाइफ स्टार्ट होती है मदर की प्रेगनेंसी ड्यूरिंग टाइम, जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। सो आपने ओबीजी के अंदर आप पढ़ोगे कि एट द 3rd वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ बच्चे के अंदर यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है गाइस, तो आपकी सबसे पहले प्रिमिटिव सेल्स कब देखने को मिलती हैं? ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ एट द 3rd वीक ऑफ जेस्टेशनल एज। सो आपकी फर्स्ट primitive cell are seen during 3rd week of इंट्रायूटेराइन लाइफ। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, अच्छे से सुनना। आपकी ये जो सेल्स है इनको हम स्टेम सेल्स भी कह रहे हैं। ये आपकी सबसे पहले कब देखने को मिलती है? जब बच्चा माँ के यूट्रस में होता है और 3 वीक का होता है, क्योंकि हमें पता होता है ऑर्गेनोजेनेसिस कब होता है? 3 वीक टू, मतलब बच्चा एम्ब्रियो कितने बच्चे को बोलते हैं हम? 3 वीक से लेके 8 वीक के बेबी को हम कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस वीक के अंदर बच्चे के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चे के अंदर क्या होता है? एट द 3rd वीक ऑफ जेस्टेशनल एज बच्चे के अंदर यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? यॉर्क सैक का। आप पढ़ना ओबीजी के अंदर, प्लीज क्लास देखना आप, यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है गाइस, ये यॉर्क सैक का फॉर्मेशन किससे होता है? बच्चे के अंदर इस 3rd वीक पे 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है। जर्म लेयर कौन कौन सी होती है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये नाम आपके हर जगह आएंगे, मीजोडर्म। ठीक है गाइस, ये 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं। ये जर्म्स लेयर से क्या होते हैं? आपके ऑर्गन फॉर्मेशन होते हैं। तो इस एंडोडर्म लेयर से क्या बनता है? आपका यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस यॉर्क सैक का फॉर्मेशन एंडोडर्म लेयर से होता है जो 3rd वीक पे होता है। इस यॉर्क सैक से आपकी, इस यॉर्क सैक का फंक्शन क्या क्या है? देखो, हीमोपोइसिस, फिर आता है गट फॉर्मेशन, हीमोपोइसिस, गट फॉर्मेशन एंड गैमेटोजेनेसिस। ये 3 मेन फंक्शन होते हैं किसके? आपके यॉर्क सैक के। अब देखो हम ऊपर क्या पढ़ रहे हैं? हीमोपोइसिस, मतलब कि 3rd वीक में बच्चे के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कहाँ से बनेंगी? बच्चे के यॉर्क सैक से बनेंगी। ये चीज़ समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ बताया आपको। ठीक है ना, तो बच्चे के 3rd वीक पे बच्चे के अंदर कहाँ बनेंगी ये सब? हीमोपोइसिस 3rd वीक पे। तो साइट कौन सी होगी बच्चे के अंदर? आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले, 3rd वीक पर बच्चे के अंदर हीमोपोइसिस एरिथ्रोपोइसिस कहाँ से होता है? बच्चे के यॉर्क सैक से होता है। ठीक है, अब आओ 3rd वीक की बात कर ली। देखो 3rd वीक पे, ठीक है, फिर बच्चे के अंदर 3rd वीक से 3 मंथ पे, ठीक है, ये इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात हो रही है, अभी एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ की बात बाद में करेंगे। 3rd मंथ पे बच्चे के अंदर हीमोपोइसिस होता है लीवर एंड स्प्लीन से। ठीक है गाइस, एग्जामिनर अगर आपको ऑप्शन में दोनों दे दे तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर करना लीवर पे। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन करता है आपसे कि बच्चे के अंदर हीमोपोइसिस 3rd मंथ पे कब कहाँ देखने को मिलते हैं? लीवर या स्प्लीन। राइट आंसर होगा आपका लीवर में। एंड ये क्वेश्चन आपका दे रखा है टारगेट हाई के 5th एडिशन में। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, सो आप राइट आंसर करना लीवर को। ओके, फिर आता है 6 मंथ। 6 मंथ मतलब कि 3 मंथ से 6 मंथ, तो कहाँ से? लीवर से। एंड 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद आपकी ऑल बोन्स,
जितनी भी बच्चे के अंदर बोन्स होती हैं वो आपके क्या बनाएंगी, हीमोपोइसिस का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब बोन के अंदर कौन कौन सी आती हैं आपकी, लॉन्ग बोन एंड फ्लैट बोन। फ्लैट बोन इज आल्सो नोन एज मेम्ब्रेनियस बोन। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे के अंदर मतलब 6 मंथ से लेके ऑनवर्ड्स, मतलब जब तक आप जिंदा रहोगे आपके किससे बनेंगी, ये सारी आपके बोन से बनेंगी। फिर इनको एज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। तो ये इतना आपको डाटा क्लियर है। फिर देखो इससे आगे हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो बच्चे के अंदर चिल्ड्रन, ऊपर लिख देता हूँ मैं, आप यहाँ तक नोट करना। 6 मंथ के बाद की बात करें हम, ठीक है गाइस, अच्छे से देखना। 6 मंथ के बाद की हम बात कर रहे हैं, ऑल बोन से बात की हमने। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, आपको भी कमेंट में आंसर मिल जाएगा, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। देखो तो ऑल बोन में देखो चिल्ड्रन के अंदर एंड एडल्ट के अंदर। ठीक है गाइस, देखो चिल्ड्रन के अंदर जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन कौन कौन सी हो गई आपकी, ठीक है, जैसे ह्यूमरस हो गई, टीबिया हो गई, फिबुला हो गई आपकी, जैसे जितनी भी लॉन्ग बोन्स आपकी वो सारी क्या होती हैं बच्चे के अंदर बोन मैरो उनसे लिया जाता है। बोन मैरो के अंदर क्या होता है आपका हीमोपोइसिस। ठीक है, देखो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर लें, देखो आगे बताता हूँ फिर मैं। यहाँ पे जितनी भी फ्लैट बोन होती है एडल्ट के अंदर, फ्लैट बोन कौन कौन सी, एग्जाम्पल देख लो आप, रिब्स, स्कैपुला, स्टर्नम, इलिया क्रस्ट। ठीक है, ये आपकी जो भी फ्लैट बोन्स है, एंड मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, इलिया क्रस्ट। ठीक है, और बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है आपकी, टीबिया। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भी फर्दर अगर एग्जामिनर आपसे एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एज के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर क्या करना है। देखो तो एज के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, एज के अकॉर्डिंग आना, देखो बर्थ से लेकर, आप तो एक टर्म याद रखो, बर्थ से लेकर 20 ईयर तक आपकी ऑल बोन से आप का हीमोपोइसिस फंक्शन होता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। देन आफ्टर 20 ईयर आपकी, आफ्टर 20 ईयर्स ओनली आपके ये बोन हीमोपोइसिस कहाँ होगा, फ्लैट बोन के अंदर। ठीक है, फ्लैट बोन के अंदर, क्योंकि देखो क्या होता है 20 साल के बाद में क्या होता है आपका बोन मैरो 2 टाइप का होता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। 20 साल के बाद क्या होता है आपका रेड बोन मैरो कन्वर्ट हो जाता है येलो बोन मैरो के अंदर। मतलब कि देखो आपकी ये एक बोन है, ठीक है गाइस, ये एक बोन है आपकी। ठीक है ना, तो ये इस पार्ट को जैसे मान लो यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं डायाफाइसिस, इसको कहते हैं हम एपिफाइसिस। ठीक है, एंड ये एपिफाइसिस डायाफाइसिस जहां जुड़ते हैं इसे कहते हैं हम मेटाफाइसिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। वही चीज आपके एपिफाइसिस 2 होंगे, एपिफाइसिस सेम चीज होती है। तो ये आपका डायाफाइसिस क्या होता है, इसको हम कहते हैं शाफ्ट ऑफ बोन, शाफ्ट ऑफ बोन कहते हैं इसे। ठीक है, तो आपका डायाफाइसिस शाफ्ट ऑफ बोन, इसके अंदर क्या होता है मतलब पहले तो ये पूरी बोन बना रही थी आपकी हीमोपोइसिस फंक्शन, लेकिन अब ये
डायाफाइसिस क्या होता है, आपका रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाता है, और येलो बोन मैरो के अंदर ओनली आपका फैट डिपॉजिट रहता है गाइस, कुछ नहीं रहता यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एक तो ये वाला पोर्शन और जितनी भी आपकी फ्लैट बोन्स है वो क्या बनाती है, आपका हीमोपोटिक फंक्शन करती है, मतलब बोन मैरो बनाती है, और बोन मैरो के अंदर क्या होता है, आपका हीमोपोइसिस होता है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग मैंने आपको साइट समझा दी है गाइस, इतना यहाँ तक क्लियर है आपको। अब फिर नेक्स्ट आता है, देखो साइट पढ़ चुके हैं, अब हमने डेफिनेशन पढ़ा था ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन कैसे होता है इनका, ठीक है गाइस। ओरिजिन के अंदर हम देखते हैं ओरिजिन, देखो अच्छे से समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको। मैंने क्या बोला कि आपकी बोन जो जितने भी आपकी बोन्स होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, देखो बोन के अंदर क्या पाया जाता है, आपका बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है गाइस। और इस बोन मैरो में क्या पाई जाती है, आपकी स्टेम सेल्स पाई जाती है। स्टेम सेल्स कौन सी, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती है, ठीक है। इन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होता है, इन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हमारी कुछ सेल्स को ओरिजिनेट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स, ठीक है, कमिटेड स्टेम सेल्स। ये टर्म्स आपके लिए न्यू हो सकते हैं अगर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, जैसे जैसे आप बार बार पढ़ोगे इन चीज़ों को तो आपको टर्म अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स गिव राइज टू कमिटेड स्टेम सेल्स, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है, कमिटेड स्टेम सेल्स। और ये कमिटेड स्टेम सेल्स क्या होती हैं, आपकी कुछ सेल्स को जन्म देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, 3 टाइप की सेल्स को ये ओरिजिनेट करती हैं। ये 3 टाइप की स्टेम सेल्स कौन सी होती है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, माइलॉइड सेल, इरिथ्रोइड सेल एंड लिम्फोइड सेल्स, ठीक है ना गाइस। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, 3 सेल्स को ओरिजिनेट करती है, माइलॉइड सेल्स फर्स्ट, इरिथ्रोइड सेल्स, एंड देन थर्ड आता है आपका लिम्फोइड सेल्स, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, फिर से सुनो, बोन के अंदर क्या, बोन मैरो में क्या, स्टेम सेल्स ने किसको ओरिजिनेट किया, कमिटेड स्टेम सेल्स। कमिटेड स्टेम सेल्स से क्या बनती है, माइलॉइड सेल्स, इरिथ्रोइड सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स। अब आपकी माइलॉइड सेल्स से कुछ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट देखने को मिलती हैं, ये आपकी 5 टाइप की कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाती है। अच्छे से ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आएगा। क्या बनाया इसने, 5 टाइप कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ठीक है। ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब कॉलोनल का मतलब क्या होता है, देखो डिवीजन एंड प्रोलिफरेशन। कॉलोनल का मतलब होता है किसी चीज का डिवीजन होना एंड प्रोलिफरेशन होना, ठीक है ना। मतलब किस में होगा डिवीजन, सेल्स में होगा, प्रोलिफरेशन क्या होगा, सेल्स बनेंगे वहां पे, ठीक है ना गाइस। तो आपके 5 टाइप की कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाती है, इन्हीं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स आपकी क्या बनती है, ब्लड सेल्स बनती हैं, ठीक है ना। हमने हीमोग्लोबिन में डिस्कस किया था कि इरिथ्रोइड सेल से आपका क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है ना, जबकि आपके माइलॉइड सेल्स। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि हाईएस्ट नंबर ऐसे कौन सी सेल्स हैं, ऐसी कौन सी सेल्स है जो बोन मैरो के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं, आप आंसर करना इरिथ्रोइड सेल्स को, ठीक है गाइस, ओके। इरिथ्रोइड सेल्स आर हाईएस्ट नंबर इन बोन मैरो, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, देखना ये। फिर आता है, देखो यहाँ की बात कर रहे हैं तो देखो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ईओ, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा, ठीक है गाइस, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बी, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म सुनो, इससे मतलब आपका एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ईओ से आपका आ गया ईओसिनोफिल्स,
जीएम से बनती है, इसको छोड़ दो अभी के लिए, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इओसिनोफिल्स, ई से इरिथ्रोसाइट, मेगा से मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट क्या बनाती है आपकी प्लेटलेट, प्रिकर्सर ऑफ प्लेटलेट्स विच इज नोन एज मेगा कैरियोसाइट। तो यह क्या बनाती है आपकी मेगा, इसको अलग से लिख दूंगा मैं, अरे इसका मतलब होता है बी से बेसोफिल्स, ठीक है ना गाइस। तो देखो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, इससे क्या बनेंगी आपकी आरबीसी इरिथ्रोसाइट से, इससे आपकी इओसिनोफिल्स, ये आपकी बनाएगी मोनोसाइट, एंड ये आपकी बनाएगी मोनोसाइट, और कौन सा बच गया आपका यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स। तो आपकी ये मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स ये दोनों बनाएगी, मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट्स, एंड ये बनाएगी आपकी बेसोफिल्स, ठीक है गाइस, यहाँ तक ध्यान रखना, ठीक है। ये भी फिर से आएंगे अपने जब पढ़ेंगे, लेकिन देखो यहाँ तक समझ लो आप 5 टाइप की कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाई, जिसके अंदर हम इरिथ्रोसाइट पढ़ रहे हैं। इरिथ्रोपोइसिस के अंदर आपकी कौन सी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनती है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, ठीक है ना। और ये लिम्फोइड सेल से सुन लो आप, लिम्फोइड सेल से आपके बनती है लिम्फोब्लास्ट, एंड लिम्फोब्लास्ट से बनते हैं लिम्फोसाइट, एंड लिम्फोसाइट से बनते हैं टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। आपका टी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, आपका टी लिम्फोसाइट से आपकी बनती है सेल्युलर इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट से बनती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट आपकी जाके मैच्योर होती है थाइमस के अंदर, जबकि बी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है आपकी बोन मैरो के अंदर। उसको और पढ़ेंगे जब आपका WBC का डिस्कशन आएगा तब वहाँ पे करेंगे। तो देखो यहाँ तक मैंने समझा दिया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनी, इससे आगे देखो आप क्या बन चुकी है आपकी माइलॉइड सेल्स। माइलॉइड सेल ने क्या बनाई, अब हमें इरिथ्रोपोइसिस करवा रहे हैं तो इसने बनाई क्या आपकी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब इरिथ्रोसाइट, ठीक है गाइस यहाँ तक। अब इरिथ्रोसाइट मतलब कि बनना कैसे अपने यहाँ पे, अब आपका क्या बनेगा इरिथ्रोसाइट बनानी है अपने को। तो देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई बनी, ओके। आपका इरिथ्रोपोइटिन यहाँ पे एक्ट करता है आके। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो आपके किडनी से रिलीज होता है, मोस्टली इसको प्राइमरी स्टिमुलेंट से मिलते हैं हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर। एंड हाइपोक्सिया आपका वो सारी डिजीज कंडीशन रेस्पिरेटरी वाली, एंड जब कोई पर्सन एनीमिक हो उसके अंदर हाइपोक्सिया, एंड ऐसा पर्सन जिसके अंदर जैसे अपन ऊंचाई वाले एरिया पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी फील होती है, मतलब हाई एल्टीट्यूड एरिया वहाँ पे आपको ऑक्सीजन, मतलब फिर वहाँ से क्या करता है हाइपोक्सिया की कमी के कारण इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, ये आपके आके एक्ट करता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई पे। और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डेवलपमेंट, ओरिजिन तो देखो यहाँ तक हो चुका है, अब आपका आएगा आपका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई बन चुकी है, तो देखो इधर डिस्कस कर रहे हैं हम इसके बारे में। तो डेवलपमेंट देखो आपकी ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट 5-6 स्टेज से होकर गुजरती है। तो देखो वो 6 स्टेज कौन सी है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है गाइस। फिर आता आपका लेट नॉर्मोब्लास्ट, प्रोरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट। फिर आता आपका रेटिकुलोसाइट, देन आता आपका इरिथ्रोसाइट। ये देखिए आपकी इरिथ्रोसाइट ऐसे बनी है, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो आपकी जो ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट 6 स्टेज से होके निकलती है, तो मतलब कि यहाँ पे आपकी आरबीसी का जो साइज है वो होता है 25 माइक्रोन। इमेच्योर आरबीसी का साइज कितना होता है 25 माइक्रोन, और यहाँ पे आके ये कितना हो जाता है 7.2 माइक्रोन। और हमने आरबीसी के साइज पढ़ी थी नॉर्मल कितनी होती है 7.2 माइक्रोन। अब आपके प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, इंटरमीडिएट ब्लास्ट एंड नॉर्मल ब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, ये कहलाती है आपकी डेवलपमेंट फेज।
आपकी आरबीसी की डेवलपमेंट फेज कहलाती है, जो कि कितने दिन में कंप्लीट होती है आपकी 5 डेज में, ठीक है गाइस। एंड देन रेटिकुलोसाइट प्लस इरिथ्रोसाइट आपकी कहलाती है मैच्यूरेशन स्टेज या फेज, जो कितने दिन में कंप्लीट होती है आपकी 2 डेज के अंदर। इसको हटा रहा हूं मैं इस साइड से। यहाँ पे आपकी आरबीसी, मतलब कि देखो इस दौरान आपकी आरबीसी बन चुकी है, और देखो इस इरिथ्रोसाइट को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट को प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी क्या कहलाता है, रेटिकुलोसाइट। नॉर्मल लेवल 1 to 2%, ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक, 1 to 2% इसका नॉर्मल लेवल होता है मैचुरेशन स्टेज। तो मैं क्या कहूँ, एक क्वेश्चन है मेरा कि एक आरबीसी को बनने में कितने दिन का टाइम लगता है, कितने वीक लगते हैं। आपका राइट आंसर होगा 1 वीक या फिर 7 डेज। जोड़ लो, 5 + 2 7 हो गए, एंड 1 वीक भी उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। देखो आपका 1 वीक लग गया आपकी आरबीसी को बनने के अंदर। तो देखो मेरी ध्यान से सुनना बात को, यहाँ पे मैच्योरेशन स्टेज मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपको आरबीसी को मैच्योरेशन करने में काम आते हैं। तो वो होते हैं आपके विटामिन B12, विटामिन B9 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है गाइस। ये तीनों फैक्टर आपके आरबीसी की मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। तो कहाँ पे एक्ट करेंगे, मैच्योरेशन स्टेज के अंदर। और विटामिन B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबालामाइन, एंड विटामिन B12 इज नोन एज फॉलिक एसिड, जो आपके डीएनए सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है गाइस। अगर ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे ये विटामिन से मिनरल्स की कमी आ जाए, तो एक बात बताओ मुझे, आपकी आरबीसी मैच्योर हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसे मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से परनीसियस एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। यहाँ तक क्लियर है ना आपको। देखो अब मुझे आप आज का क्वेश्चन आपका इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी जो गैस्ट्रिक मुकोजा उसके कौन सी सेल से रिलीज होता है, क्वेश्चन है। आपका आंसर दोगे मुझे कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो कौन सी सेल से रिलीज होती है। 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, मेजरली ये 2 ही होती है, ठीक है गाइस। तो आप मुझे बताओ कि कौन सी सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, चीफ सेल से होता है या पैराइटल सेल से होता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। फिर अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं इसके अंदर कि इस दौरान आपके क्या क्या होता है इन 6 स्टेज के अंदर। तो देखो चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं इस दौरान, आपके चेंजेस आपके देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एक तो आपकी आरबीसी की साइज कम हो रही है, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ सेल्स, कैसे 25 माइक्रोन से आपका 7.2 माइक्रोन पे आ गई है, देखो, ठीक है ना। और क्या होता है यहाँ पे आपका डिसअपियर न्यूक्लियस एंड अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब की बात ये निकल के आती है कि आपका हीमोग्लोबिन इसी स्टेज के अंदर आता है आपका, ठीक है ना गाइस। ये 6 स्टेज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। इन 6 स्टेज के देखो आपको मैं नाम और बताता हूँ, इन्हें दूसरे नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद लिख लेना, नोट कर लेना। इन 6 स्टेज के दूसरे नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो कौन कौन से नाम हैं। तो इन 6 स्टेज के आपके दूसरे नाम होते हैं, इसको हम कह सकते हैं, देखो प्रोइथ्रोब्लास्ट, इसका नाम होता है बेसोइरिथ्रोब्लास्ट, इसका नाम होता है आपका बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है गाइस, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। देन इंटरमीडिएट का नाम होता है आपका बेसोफिलिक, उसका हो गया पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। एंड देन थर्ड आता है ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, इसका दूसरा नाम होता है पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, एंड इसका नाम होता है ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक
क्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है गाइस, ये इसका नाम है एंड ये इसका नाम है एंड ये इसका नाम है। ठीक है, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट एंड इसको नाम इसमें भी लिख सकते हैं हम प्रोनॉर्मोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट। ये इन नाम से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। इजी करने में ये नाम काफ़ी इजी रहते हैं, इजी में याद हो जाते हैं, लेकिन वो नाम थोड़े से अजीब है, इसलिए आप उनको अच्छे से याद रखना। ठीक है ना। देखो, तो ये 3 इसके अंदर इवेंट होते हैं, देखने को मिलते हैं। मतलब कि आपका देखो इस स्टेज के अंदर आपका न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन अपीयर हो जाता है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। अगर आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोन है तो इसे हम कहते हैं नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। अगर आरबीसी का साइज आपके लेस देन 7.2 माइक्रोन का होता है तो इसे हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक। इफ आरबीसी का साइज मोर देन 7.2 माइक्रोन होता है तो इसे हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक। अच्छा ठीक है, तो अब आप मुझे बताओगे कि आयरन डेफिशिएंसी के अंदर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर इनमें से कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपका क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर देना। ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर देना भी मुझे आप। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर इनमें से कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं आपका। एक तो आपकी जो आपका वो कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, कौन से सेल से, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर हम नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपकी देखो गाइज, आपकी आरबीसी यहाँ पे कंप्लीट है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं, देखो इरिथ्रोपोइटिन, थायरोक्सिन, विटामिन, ये कुछ जनरल फैक्टर होते हैं जो आपके क्या करते हैं, इन्हें इन प्रोसेस के अंदर काम करते हैं। तो देखो इरिथ्रोपोइटिन होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ, आपका किडनी से रिलीज होता है। ठीक है गाइस, ये सब फैक्टर होते हैं जो कि आपके डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए जरूरी होते हैं। इरिथ्रोपोइटिन, थायरोक्सिन, विटामिन बी, सी, डी एंड ई एंड देन हार्मोन, ये सब फैक्टर आपकी किस में जरूरी होंगे, डेवलपमेंट के अंदर। देखो इरिथ्रोपोइटिन तो क्या करता है, आपका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई पे जाके एक्ट करता है। ओके, और थायरोक्सिन क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब किसी पर्सन के अंदर T3 T4 का लेवल बढ़ता है तो उसकी BMR बढ़ जाती है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और उसके अंदर ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ जाती है तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और आरबीसी क्या करती है आपकी, ऑक्सीजन। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है और जाके वहाँ पे क्या करवाता है, आपका आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। फिर आता है आपका विटामिन बी, सी, डी, आप ही आपके डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन के बारे में लास्ट क्लास से बता चुका हूँ। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो आपके सेल्स ऑफ लीडिंग से रिलीज होता है, जो क्या करता है, आपके किडनी पे जाके इरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करता है एंड इरिथ्रोपोइटिन जाके आपके आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ठीक है गाइस, एंड मैच्योरेशन फैक्टर हम स्टडी कर चुके हैं यहाँ पे, विटामिन B12, विटामिन B9 इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड देन कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आपके हीमोग्लोबिन के, जब आपका हीमोग्लोबिन बनता है उस दौरान काम में आते हैं। वो फैक्टर क्या क्या होते हैं, देखो हीमोग्लोबिन बनने के नेसेसरी होते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्रोटीन, अमाइनो एसिड, देन सेकंड आता है आपका आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल। ठीक है गाइस, तो प्रोटीन, अमाइनो एसिड आपके क्या बनेगा, ग्लोबिन बनाएगा। आयरन क्या होता है, आपके हीम पार्ट को बनाता है। कॉपर क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन से आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कोबाल्ट एंड निकल क्या होते हैं, ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ये यूटिलाइज होते हैं, इसलिए ये भी आपके काम आते हैं। एंड देन विटामिन सी, विटामिन B2 एंड विटामिन B3। विटामिन सी, B2 एंड B3। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 होता है निकोटिनिक एसिड। ये सब होते हैं जो आपके हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के अंदर जरूरी होते हैं। पूछ ले क्वेश्चन तब की बातें, ठीक है गाइस।
तो ये सब क्या हो चुके हैं आपके आरबीसी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे क्या बन चुकी है आपकी आरबीसी बन चुकी है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट आता है आपका कि क्या होता है, आपकी आरबीसी भी बन चुकी है, देन हमने इसका लाइफ स्पान पढ़ रखा है कि आपकी आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। अब मतलब कि जो आरबीसी बनी है उसके साथ क्या क्या हो सकता है, तो देखो वो भी स्टडी कर लेते हैं। तो देखो मुझे एक बात बताओ, आपकी आरबीसी 120 डेज तक उसके अंदर क्या उसकी कैपेसिटी, उसका कैरेक्टर क्या है कि वो स्क्वीज हो सकती है एंड इजीली माइन्यूट कैपिलरीज को वो पास आउट कर सकती है। लेकिन अगर आरबीसी 120 डेज के बाद में आपकी आरबीसी से क्या होता है, आपका आरबीसी अपना लाइफ स्पान खो देती है, इसकी वजह से आपकी आरबीसी क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है। आपकी आरबीसी रिजिड हो जाती है एंड फ्रेजाइल हो जाती है गाइस, जिससे क्या होता है ये आरबीसी अब आपकी क्या जाएगी, स्प्लीन के अंदर जाएगी। स्प्लीन के अंदर जाती है, ये आपकी आरबीसी स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन के अंदर क्या है हमारा, रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम है। स्प्लीन के अंदर आपका रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम है। तो आपके स्प्लीन से देखो, मान लो ये आपकी आरबीसी यहाँ पे जा रही है, तो देखो एंडोथीलियम मतलब कि ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग। ठीक है गाइस, अब ये आपकी आरबीसी मतलब आपका ब्लड कहाँ से निकला, यहाँ से निकला। देखो पहले तो इजीली निकल जाता था इस तरीके से, ठीक है गाइस, लेकिन अब इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ। पहले तो आपकी आरबीसी ऐसे छोटी होकर मतलब अपनी साइज को चेंज कर लेती थी। बाइकॉनकेव शेप स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से उसकी बाइकॉनकेव शेप होती है और वो अपनी कैपेसिटी अपने अंदर रखती है स्क्वीज होने की। लेकिन जब यह आरबीसी आपकी देखो फ्रेजाइल हो चुकी है, रिजिड हो चुकी है, तो इसकी एंडोथीलियम को टच करेगी। एंडोथीलियम को टच करेगी तो आपकी आरबीसी की टूट जाएगी, आपकी आरबीसी ब्रेक हो जाएगी। आपकी आरबीसी ब्रेक होगी तो आपकी आरबीसी से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा। एंड एंडोथीलियम रेटिकुलर एंडोथीलियम सिस्टम मैंने बताया था कि मैक्रोफेजेस सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उन मैक्रोफेजेस सेल का नाम होता है रेटिकुलाई मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है। ये मैक्रोफेजेस सेल्स आपके हीमोग्लोबिन को आके उसको डाइजेस्ट करती हैं, उसको वहाँ पे ब्रेक करने का काम करती है। एंड ये उसके मैक्रोफेजेस मतलब कि फैगोसाइटिक फंक्शन होगा, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस होगा हीमोग्लोबिन के साथ में। एंड हीमोग्लोबिन आपका किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपके हीम एंड ग्लोबिन पार्ट के अंदर। वही जो हम हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन पढ़े थे, हीम से आपका आयरन प्रोटोपोरफायरिन बनता है, ग्लोबिन पार्ट होता है आपका अमाइनो एसिड बना के फिर से यूज कर लिया जाता है। आयरन भी आपका फिर से यूज कर लिया जाता है, प्रोटोपोरफायरिन होता है वो एक आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बिलिरुबिन बनाता है। उसको फिर वहाँ लीवर में जाके वो वहाँ से पास आउट कर दिया जाता है आपके किडनी के थ्रू, जो प्रोसेस में आपको हाइपरबिलिरुबिनिया में समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है ना गाइस, तो ये आपका क्या हुआ, ऐसे इस तरीके से आपका फैट ऑफ हीमोग्लोबिन या फैट ऑफ आरबीसी ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है ना, इसे कहते हैं फैट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ तक आपका आरबीसी से सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है गाइस, 2-3 टर्मिनोलॉजी होती है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो ब्लड ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरी लास्ट क्लासेस देख रहे हैं, लिंक डाल दूंगा मैं। ब्लड ग्रुप में एबीओ भी पढ़ चुके हैं हम एंड आरएच भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझाया मैंने, ये हो चुका अपना। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है। देखो नॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, उसका होता है अब नॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है गाइस, फिर आता है पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये अच्छे से समझ लो आप। पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है आपका जब आपकी आरबीसी WBC एंड प्लेटलेट, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी WBC प्लेटलेट ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। मतलब कि ओनली पॉलीसाइथीमिया तुम पढ़ते हो, ओनली आरबीसी बढ़ती है, लेकिन एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से आपकी आरबीसी भी बढ़ रही है, WBC भी बढ़ रही है एंड प्लेटलेट भी बढ़ रही है। वर्बली सुन लो इसके बारे में, देखो 2-4 बातें। पैथोलॉजिकल के अंदर क्या हुआ, आपकी ओनली आरबीसी बढ़ती है, लेकिन जब आपकी इसके अंदर मतलब पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर क्या होता है, आपकी
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट तीनों इंक्रीज होती हैं अब एक्सेसिवली। तो क्या होता है, देखो किसकी वजह से होती है, आपका हाइपोक्सिया, मतलब कि एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए कि प्राइमरी स्टिमुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन किसकी वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से। जब भी क्वेश्चन आ जाए हाइपोक्सिया की वजह से आपके इरिथ्रोपोइटिन सबसे पहले रिलीज होता है, ठीक है गाइस। तो क्या हुआ, आरबीसी का बढ़ना मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड, उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। कौन कौन से कंडीशन में हुआ, एक तो हाइपोक्सिया में होता है, या फिर ऐसी कोई कंडीशन जिसके अंदर आपका प्लाज्मा का लॉस हुआ हो, ठीक है। तो कोज क्या हुआ, ये तो एब्सोल्यूट कोज हो गया, ठीक है, एंड ये हो गया रिलेटिव कोज। रिलेटिव कोज जैसे आपका हो गया डिहाइड्रेशन, हेमरेज, शोक, कोई भी कंडीशन जिसे प्लाज्मा का लॉस हुआ हो उसमें आपका प्लाज्मा, मतलब कि देखो एक तो आपकी आरबीसी इतनी थी पहले, लेकिन आपका प्लाज्मा कितना लॉस हो गया, 3 गुना। तो इसके कंपैरिजन में बताओ आरबीसी क्या ज़्यादा, तो ये निकला आरबीसी तो उतनी है, मतलब कि आपकी आरबीसी तो इतनी थी लेकिन आपका प्लाज्मा कम हो गया। तो मैं क्या बोला, फिर उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड को क्या लगा अपने बॉडी को कि यहाँ पे आरबीसी कम हो गया, इसलिए वो आरबीसी का लेवल बढ़ाना, इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करवा देता है। सो यहाँ तक कुछ डाउट हो तो आप फिर भी पूछ लेना मुझसे, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ये सब चीज़ें शेयर करो ताकि उन्हें भी इनके बारे में नॉलेज हो, एंड यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।